अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 स्टोइकियोमेट्री को डिस्कस करने वाले हैं। एंड आज की इस वीडियो के अंदर 4.1 केमिकल फार्मूला, 4.2 एम्पिरिकल फार्मूला एंड 4.3 केमिकल फार्मूला ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड, ये 3 टॉपिक हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोइकियोमेट्री के बारे में। स्टोइकियोमेट्री होता क्या है? तो स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि व्हेन योर मदर कुक राइस एंड शी यूज फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर एंड राइस। आपकी मदर आपके लिए राइस कुकर के अमाउंट को इंक्रीज कर दें तो क्या होगा? क्या फूड प्रॉपरली कुक होगी? तो इसका आंसर है डेफिनेटली नो। या तो राइस ओवर कुक हो जाएंगे या फिर वो अंडर कुक रहेंगे। तो हमें क्या करना है? हमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ राइस एंड वाटर का यूज़ करना है ताकि फूड प्रॉपरली कुक हो जाए। तो यही सेम सिनेरियो यूज़ होता है केमिस्ट्री के अंदर। वी नीड अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ सब्सटेंसेस व्हेन अ रिएक्शन टेक प्लेस। जब भी कोई रिएक्शन होता है तो हमें उसके लिए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं, जिसके रिजल्ट में एक फिक्स प्रोडक्ट बनती है। तो दिस फिक्स्ड रेशियो इज स्टडीड इन स्टोइकियोमेट्री। यही फिक्स्ड अमाउंट को हम स्टडी करेंगे स्टोइकियोमेट्री के अंदर। सबसे पहले मैं आपको इजी वर्डिंग में एक्सप्लेन करती हूँ कि स्टोइकियोमेट्री होता क्या है। स्टोइकियोमेट्री क्या है? ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है केमिस्ट्री के अंदर and it helps us to calculate the amount of reactant and product by using balanced chemical equation। अच्छा, ये एक सिंपल कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है कि हम कैलकुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हुए हम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट करते हैं। सो it is based on the law of conservation of mass, which states that ये बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass पे। mass can neither be created or nor destroyed। अच्छा, मैटर बेसिकली मैटर को क्रिएट नहीं किया जा सकता, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मैटर क्या करता है? ये एक फार्म से दूसरी फार्म में, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, लेकिन हम मैटर को बनाए या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। Therefore, the total mass of all reactant is equal to the total mass of all products। That's why जितना mass होता है reactant का, उसके रिजल्ट में उतनी ही प्रोडक्ट बनती है। So mass of reactants before reaction is equal to the mass of product after reaction। जितने हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स होंगे उसके रिजल्ट में उतने ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो अब मूव करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, अच्छा, ये यूज़ किया जाता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज्ड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन गिव द मोल रेशियो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक को कोएफिशिएंट को यूज़ किया जाता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, जो हमें बताता है मोल रेशियो के बारे में बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एंड मोल रेशियो को हम आगे इस चैप्टर में फर्दर सीखेंगे। अब एक क्वेश्चन है कि स्टोइकियोमेट्री इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों हम स्टोइकियोमेट्री को पढ़ रहे हैं? तो स्टोइकियोमेट्री इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रीज के लिए। इट इज़ यूज टू कैलकुलेट हाउ मच रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द डिजायर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ऐसा इस हम इसलिए सीखते हैं कि स्टोइकियोमेट्री का यूज़ करते हुए हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितना रॉ मटेरियल यूज़ होगा एक डिज़ायर स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। हमें कितना अमाउंट मटेरियल की रिक्वायरमेंट है ताकि हम ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना सकें। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, शैम्पू या सोप वगैरह होते हैं, फर्टिलाइज़र्स वगैरह। तो फैक्ट्रीज़ के अंदर कैलकुलेट की जाती है एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ केमिकल नीडेड, यानी कि हमें एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कितनी अमाउंट केमिकल्स की ज़रूरत है ताकि वेस्टेज ना हो एंड हमारी प्रोडक्ट अच्छे तरीके से बन जाए। तो फैक्ट्रीज़ कैलकुलेट एग्जैक्टली हाउ मच रिएक्टेंट they needed to avoid the waste and maximize efficiency। सो फैक्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है कि हमें कितनी अमाउंट रिएक्टेंट की ज़रूरत है ताकि हमारी प्रोडक्ट अच्छे से बन जाए एंड वेस्टेज में ना हो। तो ये हो गया स्टोइकियोमेट्री। अब हम मूव करते हैं केमिकल फार्मूला पे। तो स्टूडेंट, हर किसी का एक स्पेसिफिक नाम होता है जिससे लोग उसे पहचानते हैं। तो केमिस्ट्री में भी यही है कि
हर एक केमिकल का एक स्पेसिफिक नाम है हर एक सब्सटेंस का, लेकिन हम एक लॉन्ग नेम से उसको रिप्रेज़ेंट नहीं करते हैं, हम उसकी जगह यूज़ करते हैं शॉर्ट कोड्स एंड ये शॉर्ट कोड होते हैं बेसिकली केमिकल फार्मूला। सो केमिकल फार्मूला होता क्या है? एक शॉर्ट वे टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट और कंपाउंड यूजिंग सिंबल एंड नंबर्स। केमिकल फार्मूला होता है एक शॉर्ट वे, एक तरीका जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एलिमेंट को या फिर कंपाउंड को सिंबल के ज़रिए या फिर नंबर के ज़रिए उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हम उसका कंप्लीट नाम नहीं लिखते, वो यूज़ नहीं करते, उसकी जगह एक शॉर्ट कोड यूज़ करते हैं ताकि हम उस एलिमेंट या कंपाउंड को रिकॉग्नाइज कर सकें। सिमिलरली हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स इन नेचर। अच्छा, हमारे यूनिवर्स के अंदर, हमारी अर्थ के अंदर जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं वो थ्री डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो कुछ होते हैं जो कि सिंगल एटम होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं दे एग्जिस्ट अलोंग एज अ सिंगल एटम, ये सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, सोडियम, कैल्शियम, कार्बन एंड आयरन। तो ये वो एलिमेंट है जो कि सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एटम केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, ये एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं एंड ये एग्जिस्ट करते हैं एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में। एटम जॉइन टुगेदर, ये एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि दो ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है। इसी तरह आ जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में 2 नाइट्रोजन कंबाइन होते हैं तो बनता है एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन भी सिमिलरली। थर्ड वन आ जाता है ओज़ोन। ओज़ोन क्या होता है? ये 3 ऑक्सीजन एटम जब बॉन्डेड होते हैं एक साथ तो बनता है ओज़ोन। 3 ऑक्सीजन एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर। तो एटम 3 तरह के नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले होते हैं सिंगल एटम, यानी कि डाई एटॉमिक फॉर्म में मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, कार्बन, आयरन। उसके बाद डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद थर्ड वन आता है कि ये ट्राई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं नेचर के अंदर? कंपाउंड्स 2 डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन होते हैं आयनिक कंपाउंड, ये क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड एंड बेरियम क्लोराइड। अच्छा, ये होते हैं टेबल साल्ट एंड ये क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मीन्स आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं। लेकिन अगर हम कोवलेंट कंपाउंड को देखें तो ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं विद एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर, जैसे कि वाटर, वाटर, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड C6H6 अच्छा, जो 3 आयनिक कंपाउंड ये क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मीन्स ये सॉलिड होते हैं। लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं और ये गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मीन्स कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो लिक्विड भी होते हैं एंड वो गैस भी होते हैं। थर्ड वन में आ जाते हैं मॉलिक्यूल फार्मूला। मॉलिक्यूल फार्मूला रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बॉन्डेड इन वन मॉलिक्यूल। अच्छा, ये में बताते हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक एलिमेंट या कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड है। तो एग्जांपल देखते हैं वाटर की। वाटर के केस में क्या है, अगर आप इसकी फार्मूला को देखें तो इसमें 2 हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन कंबाइन हो तो एक वाटर का मॉलिक्यूल बनता है, यानी कि इसमें 2 ऑक्सीजन एटम है एंड एक 2 हाइड्रोजन एटम है एंड एक ऑक्सीजन एटम है और फिर बनता है हमारे पास अ, वाटर। अमोनिया के केस में क्या है कि इसमें 1 नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन है तब बनता है अमोनिया। एंड मीथेन के केस में क्या है, एक कार्बन है एंड 4 हाइड्रोजन एटम है तो तब बनता है मीथेन। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला में बताता है कि उस एटम के अंदर, उस एलिमेंट के अंदर या कंपाउंड के अंदर कितने एटम जॉइंड हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज क्वेश्चन पे। ओके, तो ये क्वेश्चन आपकी बुक में मेंशन भी है एंड क्वेश्चन इज हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन केमिकल फार्मूला ऑफ एन एलिमेंट एंड of that compound. Give example, write down names of ionic compounds and covalent compounds and write those formula have been given in this article.
अच्छा, यहाँ हमें डिफरेंशिएट करना है केमिकल फार्मूला एक एलिमेंट का एंड एक कंपाउंड का। अच्छा, एलिमेंट फार्मूला क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है ओनली वन टाइप ऑफ एटम। अच्छा, एलिमेंट फार्मूला के अंदर क्या होता है कि सिर्फ एक ही तरह से एटम्स होते हैं। एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ओजोन। केमिकल फार्मूला के अंदर क्या होता है कि इसमें डिफरेंट एटम्स होते हैं और डिफरेंट एटम्स बॉन्डेड होते हैं, रिप्रेजेंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स बॉन्डेड टुगेदर। जैसा कि वाटर को देख लें तो इसमें एक ही तरह के सिमिलर एटम्स नहीं हैं, डिफरेंट एटम्स हैं। जैसा कि इसमें एक हाइड्रोजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है, तो मतलब दो डिफरेंट एटम्स जॉइंड होते हैं तो वाटर बनता है। सेम इसी तरह सोडियम क्लोराइड, मीथेन एंड अमोनिया इसके एग्जांपल्स हैं। एंड इनमें क्या होता है कि डिफरेंट एटम्स जॉइन होते हैं तब जाकर कंपाउंड फार्मूला बनता है। कंपाउंड फार्मूला की दो डिफरेंट टाइप्स है, आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड। अच्छा, आयनिक कंपाउंड हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किए थे कि क्रिस्टल होते हैं एंड कोवलेंट कंपाउंड ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं एंड कोवलेंट कंपाउंड्स लिक्विड एंड गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एंड ये इनकी एग्जांपल्स हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम 4.2 एम्पिरिकल फार्मूला को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। So the simplest whole number ratio of atoms present in a compound. Empirical formula क्या होता है कि एक simplest ratio of atom in a compound, एक एटम की जो सबसे सिंपलेस्ट रेशियो होती है कंपाउंड के अंदर वो होता है एम्पेरिकल फार्मूला। अच्छा, अब एम्पेरिकल फार्मूला दो तरह के होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के भी होते हैं एंड कोवलेंट कंपाउंड्स के भी होते हैं। अच्छा, आयनिक कंपाउंड में के केस में क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड में हमेशा आयनिक कंपाउंड्स हमेशा लिखे जाते हैं एम्पिरिकल फार्मूला की फॉर्म में। जैसे कि एग्जांपल है CaF2, कैल्शियम डाइफ्लोराइड। तो कैल्शियम डाइफ्लोराइड को हम कैसे लिखेंगे, ऐसा कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज है एंड फ्लोराइड के ऊपर नेगेटिव है जस्ट। तो कैल्शियम पॉजिटिवली चार्ज है एंड फ्लोरीन नेगेटिवली चार्ज, यानी ये दोनों आयन हैं। तो इनको लिखा जाता है CaF2 की फॉर्म में। इस चीज़ को भी हम आज की ही वीडियो के अंदर सीखेंगे। एंड कोवलेंट कंपाउंड के केस में क्या है कि एम्पिरिकल फार्मूला में डिफरेंट फ्रॉम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, कोवलेंट कंपाउंड के केस में क्या होता है, जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो डिफरेंट होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला से। एग्जांपल लिख लेते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O2। लेकिन अगर हम इसको एम्पिरिकल फॉर्म में लिखेंगे तो HO यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। बेंजीन है C6H6, लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला इसका होगा CH, यानी कि उस कंपाउंड की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम एम्पिरिकल फार्मूला को लिखते हैं। लेकिन वाटर के केस में एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, तो वाटर के केस में कोई चेंज नहीं होता। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला डज नॉट टेल अस एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। अच्छा, एम्पिरिकल फार्मूला हमें ये नहीं बताता कि एक्चुअल कितने एटम इस स्पेसिफिक कंपाउंड के साथ ज्वाइन है, वो जस्ट हमें बताता है उसकी सिंपलेस्ट रेशियो। तो एम्पिरिकल फार्मूला डज नॉट टेल अस एग्जैक्ट इक्वल नंबर ऑफ एटम, only the simplest ratio. So different compounds may have same empirical formula। जो बहुत सारे compounds होते हैं जिनके empirical formula सेम होते हैं, जैसे कि बेंजीन के केस में क्या है, बेंजीन एंड एसिडाइलिन। बेंजीन होता है C6H6 एंड एसिडाइलिन होता है C2H2। इन दोनों के केस में क्या है कि CH ही यूज़ किया जाता है empirical formula दोनों के लिए। अब एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपकी बुक में मेंशन है। Give two example of compounds which have same empirical and molecular formula। Molecular and empirical formula किसका सेम होता है। तो फर्स्ट वन इज द वाटर। वाटर के केस में क्या होता है कि वाटर का empirical एंड molecular formula सेम होता है। दूसरी एग्जाम्पल है अमोनिया। अमोनिया के केस में क्या होता है कि NH3 अमोनिया का मोलिकुलर फार्मूला है एंड यही इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। सो अमोनिया एंड वाटर, इन दोनों का मोलिकुलर एंड एम्पेरिकल फार्मूला सेम होता है। करते हैं टॉपिक 4.3 पे, केमिकल फार्मूला बाइनरी आयनिक कंपाउंड। तो बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स को हम कैसे लिखते हैं, कैसे इनको फार्मूला लिखते हैं। सो टू राइट द फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड को लिखते हैं हम इस तरह से हैं कि सबसे पहले हम लिखते हैं सिंबल ऑफ केटाइन विद देयर चार्ज। हम सबसे पहले सिंबल लिखते हैं केटाइन का और उसका चार्ज भी लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, लिखते हैं सिंबल एनाइन का और उसका चार्ज भी लिखते हैं।
सो केटाइन एंड एनाइन का हम सिंबल लिखते हैं, उसके बाद हम क्रिस क्रॉस मैसेज अप्लाई करते हैं, यानी कि हम उनके जो चार्जेस होते हैं उनको हम एक्सचेंज कर देते हैं एज सबस्क्रिप्ट, एंड उसके बाद हम उनके साइंस को ख़त्म कर देते हैं, एंड दैट्स हाउ वी राइट फार्मूला ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स। अच्छा, इस एग्जांपल को देखते हैं। लिथियम ऑक्साइड। लिथियम ऑक्साइड के केस में क्या है कि लिथियम के ऊपर +1 चार्ज है एंड ये केटाइन है, एंड एनाइन है इसके केस में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 2 माइनस चार्ज है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का जो चार्ज है वो लिथियम पर लगा देंगे, एंड लिथियम का जो चार्ज है वो ऑक्सीजन पर लगा देंगे, इनकी ना जगह चेंज कर देंगे और इनके साइंस को ख़त्म कर देंगे, तो Li2O हमारे पास आ जाता है आंसर। ये है बाइनरी आयनिक कंपाउंड। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये एल्यूमिनियम क्या होता है, +3 चार्ज होता है एंड ऑक्सीजन में 2 माइनस होता है। तो अब हमने जस्ट क्या करना है, हमने जगह चेंज कर देनी है चार्जेस की, एंड हम साइंस को ख़त्म कर देंगे। सो एल्यूमिनियम के साथ 2 आ जाएगा एंड ऑक्सीजन के साथ 3 आ जाएगा। देन इसी मेथड को यूज़ करते हुए हम मैग्नीशियम नाइट्राइड को भी फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, मैग्नीशियम के ऊपर होता है 2 प्लस एंड एन के ऊपर होता है -3। क्रिस क्रॉस मेथड के बाद हमने जस्ट इनके चार्जेस की जगह चेंज कर देनी है, सो Mg3 एंड N2। तो ये बहुत सिंपल है कि इसके लिए हमने केटाइन और एनाइन लिखा, उसके बाद उसके चार्जेस लिखे एंड हमने चार्जेस की जगह चेंज कर दी एंड साइन ख़त्म कर दिए। तो दैट्स हाउ वी राइट बाइनरी आयनिक कंपाउंड केमिकल फार्मूला। उसके बाद एक एग्जांपल और देखते हैं। ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला लिखने के लिए हम एल्यूमिनियम केटाइन एंड एनाइन होता है ऑक्सीजन, हमने जस्ट इनकी जगह चेंज करनी है एंड इनका साइन ख़त्म कर देना है। सो Al2O3 ये फार्मूला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फार्मूला हम लिखते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड का। सो मैग्नीशियम के केस में क्या है, मैग्नीशियम पे 2 प्लस चार्ज होता है एंड एन पे होता है -3, तो जस्ट हमने इनकी जगह चेंज कर दी एंड Mg3N2 इज़ द बाइनरी आयनिक कंपाउंड केमिकल फार्मूला। सो ये बहुत सिंपल होता है, इनके केमिकल फार्मूलाज हम इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं टेबल को। अच्छा, ये टेबल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपके माइंड में हो कि किस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है। सो एटम के टाइम्स के ऊपर क्या-क्या चार्ज होते हैं, सो हाइड्रोजन के केस में होता है +1, सोडियम के ऊपर भी होता है +1, लिथियम में भी +1 एंड पोटेशियम में भी +1, मैग्नीशियम पे +2। ऐसे ये इस हिसाब से होते हैं कि ये एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं। तो हाइड्रोजन से पोटेशियम तक ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं एंड मैग्नीशियम से ज़िंक तक ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, एल्यूमीनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है। तो सेम उसी तरह एनाइन्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, सो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, दैट्स व्हाई इसके ऊपर -2 चार्ज है एंड नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। उसके बाद जो हैलोजन से क्लोरीन से आयोडीन तक, नेक्स्ट कॉपर। अच्छा, कॉपर ना क्लोरीन से आयोडीन तक इन्होंने भी अपने एक-एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है एंड कॉपर 2 ऑक्सीडेशन स्टेज शो करता है, यानी कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन भी गेन कर सकता है एंड 2 भी। सेम इसी तरह आयरन +2 एंड +3 शो करता है एंड नेक्स्ट इसी तरह से जितने भी एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं उसी हिसाब से उस पे चार्ज होता है। ये टेबल आपको बेसिकली याद करने की ज़रूरत है, बस जस्ट एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, इतना ही इम्पोर्टेंट है। लास्ट में हम अपना लेक्चर एंड करते हैं एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ कि जितने भी केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं हम डेली यूज़ करते हैं, आइदर वो परफ्यूम्स हों, सोप हो, शैम्पूज़ हो, फर्टिलाइज़र्स हो, जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, ये स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं। यानी कि कैलकुलेशन की जाती है कि इतनी अमाउंट में केमिकल रिक्वायर्ड है ताकि इतनी अमाउंट में प्रोडक्ट बन जाएगी। सो विदाउट स्टोइकियोमेट्री द केमिकल इंडस्ट्री कैन नॉट एग्जिस्ट। ये था आज का लेक्चर एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सो कोई भी आपको इश्यू हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं पर्सनली आपके हर एक कमेंट का आंसर करूँगी एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप फर्दर ऐसी केमिस्ट्री वीडियोस मिलती रहें।